इनके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन बोल रहा है, यानी कि संरचनावादी को ऑप्शन में चेक करनी है। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, ऑप्शन अनुबंधन, दंड, यंत्रवत, याद करना। यंत्रवत याद करना होगा नहीं, किसी भी चीज़ को आप याद करके नहीं रख सकते हैं। याद करके रखने फिर वह आपका किसी न किसी एक समय वो आपका भूल जाएंगे, इसलिए वह अधिगम नहीं होगा। याद करना आपका एनसीआर 2005 के खिलाफ भी है। बाल केंद्रित में भी याद करना इसको अलाउड नहीं दिया गया है। अपने बातों को जितना हो सके उसको अपने शब्दों में उसको बयां कर पाएँ। दंड, बच्चों को दंड नहीं देना है। अनुबंधन, कंडीशनिंग के थ्रू जो भी आपका बिहेवियर है, अनुबंधन किसको प्रमोट कर रहे हैं, बिहेवियरिस्ट को। जो आपका व्यवहारवाद है उसके लिए अनुबंधन उपयुक्त है। यहाँ क्वेश्चन में बोला हुआ है संरचनावादी, इसलिए अनुबंधन नहीं होगा। ऑप्शन 4 आपका होगी, सॉरी ऑप्शन 1 होगी आपका सही, यानी कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को कनेक्ट करके बच्चों का ज्ञान में प्रोत्साहित करना है, प्रेरित करना है। ऑप्शन 1 सही हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहनाजभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में अनुभूति करते हैं, इस सिद्धांत के संरचना करते हैं, यानी कि एक सिद्धांत का संरचना करते हैं विभिन्न तरह से अनुभूति करके। तो उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों के विचारों की खारिज करना चाहिए। बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करनी चाहिए। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार के शिक्षण हस्तक्षेप करते हैं। ऑप्शन 4 में बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए। बच्चों को कभी डांटना नहीं चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, इसमें बालकों के बातों को प्रमुखता देनी है। जो भी आपका व्यवस्था होगा बालक के अनुरूप होगा, उसको डांट फटकार कभी नहीं करना है। ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। बच्चों के विचारों और सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा कभी नहीं करना चाहिए। बच्चे यदि अपनी भाषा के साथ आते हैं, अपनी कुछ तर्क के साथ आते हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, इसके बाद उनको फिर रिव्यू करना चाहिए। ये भी 3 भी गलत बोल रहा है। बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, खारिज कभी नहीं करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका हो गया इसका सही आंसर, यानी संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि आप संवाद के द्वारा एक बच्चे से संवाद कीजिए, अभिव्यक्ति कीजिए, उसके द्वारा फिर आप घटनाओं के विषय में जब संवाद कर रहे हैं तो फिर नए नए तर्क आ रहे हैं, नवीनता आ रही है और नए सिद्धांत का फिर रचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। ऑप्शन है एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक दिशीय है, संवेग ज्ञान को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट है एक दिशीय होते हैं, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। ऑप्शन 4 है द्विदिशीय होते हैं, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। देखिए संज्ञान एवं संवेग यह जो होते हैं दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों के बीच एक क्रियाशीलता का एक तरह से क्रिया होती है, पारस्परिक क्रिया होती है, यानी ये द्विदिशीय होती है। ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका सही आंसर। ये एक दिशीय नहीं होता है, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होता है और संज्ञान को प्रभावित नहीं करती है, अपितु संज्ञान एवं संवेग दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्र रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। विद्यार्थी की अभिरुचि इम्पोर्टेंट है, विद्यार्थी की अभिरुचि के द्वारा ही बच्चे अधिगम को प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, उसका सांवेगिक स्थिति भी उसके अनुकूल रहना चाहिए, तभी वो सीखने के लिए तत्पर रह पाएगा। शिक्षण शास्त्र की रणनीति, आप शिक्षण जो करा रहे हैं उसके लिए क्या मेथड अपना रहे हैं वह भी ज़रूरी है, क्या रणनीति बनाएं अपने बच्चों को अधिगम कराने के लिए। विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चे जो भी कुछ सीखते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक
आसपास में अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कल्चर के द्वारा, इंटरेक्शन के द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन सभी आपके सही हैं, तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, जिसमें कि सभी उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। पुरस्कार एवं दंड देना ये बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं है, यह खिलाफ है, बाल केंद्रीय शिक्षा के खिलाफ है। लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, सिर्फ एक ही बार को, एक ही चीज़ को बार बार अभ्यास कर रहे हैं और बार बार उसको स्मरण कर रहे हैं, न कि उसको समझ रहे हैं, तो यह बेटर नहीं है, यह उतना उपयुक्त नहीं है। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, यह सही है। बच्चे जो कुछ भी अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, संरचना करते हैं, वह समाज में इंटरेक्शन के थ्रू ही, अपने समाज में इंटरेक्शन के थ्रू ज्ञान का निर्माण करते हैं, नए विचार का निर्माण करते हैं, संरचना करते हैं। ये आपका हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन ए। उद्दीपन प्रतिक्रिया सिर्फ उद्दीपन के द्वारा ही नहीं सीखा जा सकता है, आपका मेन रोल होता है इन्वायरमेंट का, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? बोल रहा है क्वेश्चन कि एक विद्यार्थी है जो पुरस्कार पाने के लिए बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं। विद्यार्थी चाहता है कि हमको पुरस्कार मिले, उसके लिए बार बार उसके लिए कार्य करना चाहता है पुरस्कार लेने के लिए, तो उसके लिए बोलता है ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न हो सकता है? ऑप्शन है अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के लिए बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारण करना। अन्य लोगों को खुश करने के लिए, देखिए आप पुरस्कार कर ले रहे हैं, अपने आत्म अनुभूति के लिए ले रहे हैं, अपने आत्म संतोष के लिए, सेटिस्फाइड के लिए भी ले रहे हैं, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए नहीं ले रहे। और इसके बाद है निपुणता के लिए, सिर्फ आप महारत हासिल करने के लिए नहीं रहे कि हम निपुण बन रहे हैं, उसके लिए आप पुरस्कार पाने की इच्छा नहीं कर रहे, तो ऑप्शन 4 आपका ये गलत हो जाएगा। पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, ये भी उपयुक्त नहीं है। समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, ये उतना उपयुक्त नहीं है, सिर्फ आनंद के लिए आप चाह रहे हैं कि पुरस्कार मिले, सिर्फ आनंद के लिए, सिर्फ अपनी खुशी के लिए चाह रहे हैं, वह उपयुक्त नहीं है। उससे कुछ अधिगम होना चाहिए, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होना, ये आपका बिल्कुल सही है कि आपका सोच ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपका अभिवृत्ति का विकास हो, कि हम उसके लिए एक अधिगम करें, मतलब मेरे में अधिगम प्राप्त हो, किसके साथ? भौतिकवादी के साथ, इन्वायरमेंट के साथ संपर्क करके, अन्योन्य क्रिया करके अपनी अभिवृत्ति का विकास करें और अधिगम की ओर आगे प्रेरित हों। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभी बनाना चाहता है। यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। इसमें बोला हो कि शून्य से शुरुआत करते हैं, बच्चे शून्य के साथ शुरुआत नहीं करते हैं, बच्चे अब कुछ न कुछ अपने ज्ञान के साथ ही अपने वातावरण में आते हैं, इस कारण से, और वातावरण का भी रोल होता है, ये आपका उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन 3 में यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं, यह बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 2 है, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, हो सकता है। ऑप्शन 1 है, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान होता है। बाल्यावस्था की अवधारणा जो होती है सभी में यह लगभग समान नहीं होती, यह आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा सही, कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। मनोवैज्ञानिकों ने
साइकोलॉजिस्ट ने सामाजिक संरचना माना है बाल्यावस्था को। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य बाल्यावस्था यानी कि आपका मध्य बाल्यावस्था आपका स्टार्ट होता है 2 से आपका 12 वर्ष तक होता है। 0 से 2 आपका शैशवावस्था है, 2 से 12 आपका बाल्यावस्था है। उसमें से 2 से आपका 2 से 6 तक लगभग आपका पूर्व बाल्यावस्था आता है, फिर 6 से 12 आपका उत्तर बाल्यावस्था आता है। तो मध्य में आपका लगभग 7 वर्ष के लगभग आपका मध्य बाल्यावस्था आ जाता है। तो उसमें क्या विशेषताएं होती है यह क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होती है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक रूप से एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं सालक गतिविधियों द्वारा होता है। ऑप्शन 4 जो है आपका यह सेंसरी मोटर पीरियड का, यानी कि यह जो कार्य हो रहा है संवेदियों के द्वारा बच्चे कुछ अधिगम करते हैं अपने हाथ पैर मार करके, या तो फिर अपने आसपास में जो भी उसके मुंह जीभ त्वचा है उसके द्वारा क्रिया करके कुछ सीख रहे हैं। तो ये आपका सेंसरी मोटर का है, यानी कि ये आपका 0 से 2 वर्ष का, लगभग जन्म से 2 वर्ष शैशवावस्था का ये गुण है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं, सही हो सकता है। नेक्स्ट है, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क पद्धति का उपयोग करते हैं, विकसित होती है। यह आपका अमूर्त सोच का जो विकास होता है यह लगभग आपका 11 या 12 साल के बाद ही होता है। यह पियाजे के अकॉर्डिंग भी ये बोला हुआ है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होती है, यह तो गलत बोल रहा है कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास सबसे तेज गति से आपका शैशवावस्था में होता है। उससे भी तेज गति से आपका पूर्व प्रसव पूर्व काल में होता है, यानी कि गर्भावस्था के दौरान होता है सबसे अधिक। इसके बाद आने के बाद शैशवावस्था में होता है, तब आपका बाल्यावस्था होता है। ये आपका गलत है। तो ऑप्शन 3 हुआ आपका सही आंसर, यानी कि बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं लगभग मध्य बाल्यावस्था में, जो कि आपका पियाजे के अकॉर्डिंग भी सही है कि पियाजे के अकॉर्डिंग आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 से 11, जो कि 7 वर्ष में आपका मध्य बाल्यावस्था आ जाता है, जिसमें कि बच्चे तार्किक मूर्त चीज़ों के रूप में सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की डैश क्या है? ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं या द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो यह आपका हो जाएगा प्राथमिक एजेंसियां हैं। परिवार एवं पास पड़ोस यह आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा सही, यानी यह प्राथमिक एजेंसी है। परिवार एवं पास पड़ोस यह प्राथमिक एजेंसी है। इसके अलावा आपका द्वितीयक एजेंसी आपका जैसे आ जाता है, द्वितीयक एजेंसी आपका आता है विद्यालय आ गया, मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, यानी कि पास पड़ोस और परिवार के अलावा जो भी हैं वो आपका द्वितीयक एजेंसी में आ जाएंगे। यह होगा नहीं, ऑप्शन 2 आपका हुआ सही आंसर। तो इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में बाल विकास के कुछ क्वेश्चन को इनपुट किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।